पॉलिटिकल, कल्चरल, एंथ्रोपोलॉजिकल सिविलाइजेशन सियाहत होती ही है। सियाहत हसीनाओं की दास्तानें नहीं होती, और सियाहत जो होती है वो अपनी ख्वाहिशात पर नहीं होती कि मैं इस्तांबुल पहुंचा तो मुझे सुल्तान फातेह याद आ गए और फिर मेरा जज्बा जाग गया। ये मैं बातें बड़ी संजीदा करूँ, हम लफ्ज़ों से कहते हैं, उस सुल्तान फातेह की तारीख तो बताते नहीं कि उसने किया क्या। तो मेरी जो सियाहत थी मैंने भी शुरू कर दी। मेरे पास उसमें 4200 फीस है, वो भी एक लंबी दास्तान है। तो मैंने कैसे कमेटी डाली, तो कमेटी खरीदी मैंने 300 रुपये की, मुझे तुम दे दो, मैं कुछ स्टूडेंट था। और फिर मैं ईरान, टर्की, बल्गारिया तक गया, और मैं आगे भी जा सकता था, लेकिन मेरे पास ऐसे पैसे नहीं थे मैं ज़्यादा सफ़र करूँ। सफ़र बहुत मुश्किल था। बल्गारिया पासपोर्ट पे नहीं होता, उसका इंडोज कराना मुश्किल होता था। ऐसी आसानी नहीं थी जैसे आज समझे कि पहला पाकिस्तान बहुत अच्छा था, ज़्यादा मुश्किल था। मुझे पढ़ने के लिए किताबें चाहिए होती थी, किताबें नहीं थी। कम्युनिस्ट किताबें पढ़ना जरूर था। अगर मेरे से कम्युनिस्ट किताब यहाँ से मिल जाती थी तो मैंने बल्गारिया, तो कहते थे आप गद्दार हैं। तो मैंने ये सारा कुछ पढ़ा, नोट्स लिए। तो मैंने टर्की को एक्सप्लोर करना 83 से शुरू कर दिया। मैं फोकस तुर्की पे करूँगा क्योंकि बच्चों का दिलचस्पी वहाँ होगी, बाकी आप किताबों में था। टर्की जब मैं पहली दफ़ा आया तो मेरा कॉन्सेप्ट यही था कि सेकुलर है, क्योंकि मैं सही चीज़ें पढ़ रहा था। मेरा कॉन्सेप्ट नहीं था कि वो कोई थेरोक्रेटिक स्टेट है। ईरान थेरोक्रेटिक स्टेट है बाई लॉ। तो उनके आइन में है कि वलायत फ़कीही, इस्लामी रियासत, इस्लाम से मुबर्रा कोई कानून नहीं बन सकता। 7 लोगों के एक वलायत इमाम होते हैं, वो आइन से बालादस्त होते हैं। क्योंकि मैं क्लियर था कि जो बच्चा या नौजवान, तो मैं अपने आप को उसको बच्चा कहता हूँ, उसको मैं अपने में बड़ा भाई समझता था। उसके लिए अगर वो जंग में छपता था, उसका छपना ज़्यादा मुश्किल था, ये भी बोलता या बहुत कंपटीशन। तो मैं, चूँकि मुतालिया ने मुझे अपनी उम्र से डबल शायद कर दिया, तो मैं क्लियर था कि टर्की इज सेकुलर कंट्री। जैसे आप कह रहे पहले से ही था और अब शायद सेकुलर हो गए आपके आने के बाद। नहीं, ये सेकुलर पहले ज़्यादा था, ये मैं आपकी ज़रूरत में निकालूंगा, पहले ज़्यादा सेकुलर था उस सेंस। तो जब मैं ईरान से टर्की बाई रोड आया तो मुझे फिर कई सवालात थे जो जिनके जवाबात मिलने शुरू हो गए, क्योंकि जो मुआशरा और जो इंसान सवाल नहीं करता उसको कोई जवाब नहीं मिल सकता। ये मैंने अपनी अभी हालिया किताब में लिखा कि मैं सवालात लेके चला और उसके जवाबात मिलने। दूसरी बात यह है, तो बहुत प्रैग्मेटिक लोग हैं, इन्होंने जिसको कहते हैं दुनिया में बड़ा मुकाम पाया। देखिए, मिडिल ईस्ट की 2 सिविलाइजेशन है, अब मैं ज़रा संजीदा बातों पर आ रहा हूँ। एक अरब, एक अजम, या कुछ तो इस्लामी लोग बड़ा इस्तेमाल करते हैं अरब और अजम। अजम तो कहते हैं ना जाहिल को, लेकिन अजम की मुराद नॉन अरब ईरानी लोग होते हैं, चूँकि उनकी भी तहजीब बढ़ी है। जो टर्क हैं, जो तुर्क हैं, वो बाहर से आए और उन्होंने अपना यहाँ एक स्टेटस बनाया। वो गडरिये थे, जो तारीख तो यही है जो रिटर्न है। फिर वो बढ़ते बढ़ते अरबों के सिपाही बने, सिपाही से वो फिर उन्होंने पहली अपनी एक वलायत बनाई जैसे मिस्र के अंदर थी, इनकी पहली हुकूमत वहाँ बनी थी। होते होते सल्जूक बनते गए, फिर ऑटोमन उन्हीं में से निकले, और फिर ऑटोमन से टर्की निकल आया। यानी कि तसल्सल ख़त्म नहीं होने दिया। अच्छा, वो हमारे ख्वाब हैं राइट और लेफ्ट, जिनसे मैंने पढ़ा, जिनसे आपने पढ़ा, वो हम एक तसव्वुर लेके करके आते हैं, वो होता ऐसे नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान में लिखने वाले का कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, अखबारों में, कालम नगारों में, लिखने वालों में। तो जो लिखने वाला है हर मौजू पे लिखता है, तो वो अपनी मर्जी से, जिस लेफ्ट वाला अपनी मर्जी से लिख रहा होता है। तो तुमको एक तो मैंने देखा कि उनको जीना आता है, एग्जिस्ट करना आता है। ये यूरोप के जिसको कहते हैं सीने पे मूंग गल के रह रहे हैं। मतलब आज भी हर यूनानी का ख्वाब है कि कॉन्स्टेंटिनोपल हमारा है। ये मैं बड़ी अहम बात कर रहा हूँ, ये उनका ईमान है, लेकिन यूनानी है। लेकिन तुर्कों ने इस अपने आप को इस धरती से जोड़ा है, इस सरजमीन से जोड़ा है। वतन, वतन आपके लिए ये मज़ाहिया बात होगी। मैं कहता हूँ कोई चोटी नहीं है जिससे तुर्क परचम ना हो, कोई बार्बर शॉप नहीं है जहाँ तुर्क परचम ना। क्या पाकिस्तान की किसी मस्जिद पे पाकिस्तानी परचम होता है? नहीं होता।
ये नोट कर, ये है वो सोसाइटी को अगर आपने पढ़ना है। इनकी तो मस्जिद के बाहर भी परचम लगा होता है, या सोफिया के ऊपर भी तुर्क परचम लगा होता है। सो मिल्लत और वतन का कॉन्सेप्ट इनका बहुत कदीम है। सल्जूकों से मतलब कोनिया, हम तो उसको जाते हैं बड़ी, हम तो काका लेने जाते हैं ना माजरत के साथ। मैं जरा तो हम परस्त नहीं हूँ, हमें मौलाना रूम की फिक्र से कम दिलचस्पी है, लेकिन वहाँ जाके बच्चा लेने जाते हैं पाकिस्तान में। जैसे हम पीर परस्त है ना, तो मैं इस मामले में बड़ा देवबंद अहले दीन जमात इस्लामी वाला हूँ कि सूफी का तो फिक्र अहम है ना, तो उसने तालीमात क्या दी हैं वो नहीं हम पढ़ते। कोनिया का आज भी जो लोग हैं वो बाज़ंतीनियों का है, दो मुंह वाला उकाब। ये दो मुंह का उकाब सुमेरियों का था, सुमेरियों से बाज़ंतीनियन का था दो मुंह का उकाब। आज भी इनकी मसाजिद जो सिवा समुद्र है, उन मसाजिद के ऊपर तशबीहात हैं, दो मुंह वाले शेर। अच्छा, ये इन्होंने जाहो जलाल के लिए, ये तुर्कों को रहना आया कि हम इस खित्ते में अपना मुकाम, अभी बड़ी आम सी बातें हैं, ये तुर्क सारे जानते हैं, क्योंकि लिटरेसी रेट 100% है इनका। ये हमारी तरह नहीं है, हम कह रहे हैं इनको तारीख का नहीं पता। असल में जो कौम परस्त कौमें होती हैं ना, जैसे ये अरब हैं, उनको भी नहीं हमारी परवाह होती। हम ये इंडियन लोग हैं ना, हिंद के लोग, हम बहुत फराख दिल लोग हैं। हमारी, क्योंकि इसको मैं बर्रे अजीम कहता हूँ, जैसे हमारे दोस्त हैं जमीयत उलमा इस्लाम के बड़े स्कॉलर आदमी डॉक्टर अबू बकर, उन्होंने कल ही मुझे कहा था आपने बर्रे अजीम कहना है अपनी गुफ्तगू में। हम जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, बड़े दिल वाले लोग हैं, हम ग्लोबलिस्ट हैं, हम दुनिया की चीज़ों को ऑन भी करते हैं, रिस्पेक्ट। हमारा नेशनलिज्म के अंदर नैरो नेशनलिज्म भी नहीं है, कुछ खितों में है ज़रा पंजाब के ऊपर थोड़ा बहुत उन खितों में, लेकिन हम बड़े ना एक जिसको कहते हैं फराख दिल लोग हैं। मतलब सूफी ट्रेडिशन क्यों इस्टेब्लिश हो गई हिंदुस्तान में? हिंदुज़म को रिप्लेस नहीं किया, बुद्धिज़्म को किया। अगर आप पढ़ें तारीख, तो जो सिंध के अंदर आज भी जो सूफी ट्रेडिशन क्यों रिच है कि उधर बुद्धिज़्म को किया, तो सूफीज़म की प्रवेश इसलिए किया क्योंकि इंडिया के अंदर एक स्पेस थी। तो तुर्क दे आर वेरी नेशनलिस्ट। मैं बिल्कुल आवाम का आदमी हूँ, और हमारे मुल्क में ऐसा कहना चूँकि समझा नहीं जाता, यूरोप में ये होता है, जिन लोगों को आप हीरो बनाते हैं यहाँ पास साथ बड़े बड़े, वो आज़ाद होती हैं, याद रखना, वो किसी के एक झड़े के नहीं होते। इसीलिए मैं अक्सर कहता हूँ कि दानिश्वर के लिए, मेरे लिए, मुझे अगर तरबूज बेचने पड़े तो मैं अपने तरबूज बेच के अपनी दानिश पर कुर्बानी नहीं करूँगा। इसलिए मैंने टीवी भी छोड़ा है, कई दफ़ा अखबार से छोड़ा या निकाल दिया जाता है, उसको बेचता भी नहीं होता कि मुझे निकाला है और मुझे दूसरे, अब नई गवर्नमेंट आ गई है तो जॉब। मैं एक आज़ाद आदमी हूँ। एक वक्त में पीपल्स पार्टी में था, जब वो रोमांस ख़त्म हो गया मेरा पीपल्स पार्टी का, तो फिर मैंने कहा मैं लिखूँ पढ़ूँ, क्योंकि पॉलिटिक्स में कितने वजीर हैं जो जिंदा रहते हैं, आपको याद भी नहीं, आप भुट्टो के किसी वजीर का नाम नहीं, आप किसी को नहीं, लेकिन लिखने वाले, रिसर्च करने वाले, स्कॉलर, राइटर, ये तारीख में जिंदा रहते हैं। तो मैंने कहा मेरा ये रूल ज़्यादा बनता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब 98 में भी, लेकिन मैं आज से 30 साल छोटा था, मुझे अच्छी तरह याद है। मैं आपको कॉन्फिडेंस दे रहा हूँ पाकिस्तान की हैसियत से। पाकिस्तान के कोफी नान के एडवाइज़र थे एडवर्ड मॉर्टिमर, फाइनेंशियल टाइम के एडिटर। हम दोनों की एक फेलोशिप थी, इंग्लैंड के एक ऑर्गेनाइजेशन है 21st सेंचुरी ट्रस्ट, उसका फेलोशिप है। उसने कहा कि सेक्रेटरी जनरल जा रहा है टर्की, तो आई गोना सेंड यू द स्पीच कि वहाँ ज़लज़ला आया तो जो कोफी नान तकरीर करेंगे तो ज़रा चेक कर लो। अब ये मेरे लिए बड़ी ऑनर है। सर जनरली आप अपनी पर्सनैलिटी के मुताबिक? मैं सियासी तौर पर पाकिस्तान के हवाले से जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुतासिर, और मुस्लिम वर्ल्ड में अतातुर्क से बहुत मुतासिर, और मैं अतातुर्क का मदाह हुआ हूँ 9/11 के बाद। मैंने फौरन जाके अतातुर्क को पढ़ा कि जब अफगानिस्तान पर अमेरिका ने हमला किया कि ये अतातुर्क की रूट्स क्यों हैं। देखिए, वो आपने जो बात की वो लहदा था, लेकिन अब मैंने दो मिसालें दी। दुनिया में आज भी मैंने किसी शख्स का नाम ले सकता भुट्टो के अलावा, मैं रैशनली भी उसका मदाह हूँ और इमोशनली भी, तो मेरा नॉस्टैल्जिया भी है, लेकिन मैं आज भी लेफ्ट की फिक्र से मुतासिर हूँ। मैं चूँकि मैं तोहम परस्ती और शख्सियत परस्ती का हामी नहीं हूँ। स्टालिनिज्म शख्सियत परस्ती है ना, विच इज़ अगेंस्ट सोशलिज्म।
अगेंस्ट सोशलिज्म। स्टालिनिज्म को मैं नहीं मानता, लेकिन जो लेफ्ट की फिलॉसफी है वो आज भी दुनिया की सबसे बड़ी फिलॉसफी है, कंटेम्प्रेरी दुनिया में, मॉडर्न दुनिया में। और कैपिटलिज्म का ज़्यादा जो असल जोर है वो इन मूवमेंट्स को दबाना या इनको कुचलना तो नहीं, इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन इनको मिसलीड करना लोगों तक ना हो। मैं नजरियाती तौर पर लेफ्ट का हामी शख्स का नहीं। उसके बाद सुनने की कोशिश कीजिएगा और सांड के यहाँ पे नाम दिया जाता है तो आपको जो है ना प्रोटोकॉल देते हैं। सर जो भुट्टोइज्म है उसको इस वक्त कंटेम्प्रेरी पाकिस्तान में आप किस तरह देखते हैं? देखिए, जो भुट्टो है या उसकी फिलॉसफी थी, जो उसने कंक्लूजन किया हुआ था, वो दुरुस्त है पाकिस्तान का, ये आज भी वैलिड है पाकिस्तान के। और उसका यही था कि वो जब उसने 4 नारे बनाए तो उसकी जमात में इस्लाम हमारा दीन है फैला रहा था। इसका मतलब वी आर नॉट अगेंस्ट इस्लाम, कि मुसलमानों के मुल्क में कोई प्रोग्रेसिव मूवमेंट का लीडर है। मैं समझता हूँ कि भुट्टो की फिलॉसफी ख़ानदान की बात नहीं कर रहा कि आगे भी लाजमी नहीं कि उनका बेटा बेटी पोता नवासा। जो भुट्टो की फिलॉसफी थी वो एक प्रैक्टिकल फिलॉसफी थी अपनी रियासत, उसमें खामियाँ भी थी जो उन्होंने खुद मानी हुई थी, इफ़ असैसिनेटेड में। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की जो सियासी फलसफा था वो वैलिड है आज भी। आज भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बनाई हुई पार्टी का जो फाउंडेशन पेपर है, मैं बड़ी रैशनल बात कर रहा हूँ, वो साउथ एशिया का सबसे बड़ी डॉक्यूमेंट फॉर चेंज, जो कि पीपल्स पार्टी के आज के शायद ही किसी लीडर ने पढ़ी। फाउंडिंग डॉक्यूमेंट मेरे पास है जो भुट्टो साहब ने बनाई थी, वो आज भी पाकिस्तान के मिसाइल का हल है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में दुनिया से $1 की भी एड नहीं है, और पाकिस्तान पर दुनिया से कहीं ग्रांटें आई हैं, ईरान दे दिया पैसे, सऊदी अरब भी देता था, लेकिन कर्जे नहीं लिए। और पॉवर्टी लाइन जैसी थी रुक गई थी गरीबों की, यानी कि पॉवर्टी लाइन गिर नहीं गई। ये मैं डाटा की बात है। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फिलॉसफी को आज के हालात के मुताबिक टेक्नोलॉजी में तो मुनासिब है पाकिस्तान।